नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 11 हिंदी साहित्य की पाठ्यपुस्तक अंतरा से सुमित्रा नंदन पंत रचित कविता संध्या के बाद का थोड़ा सा अंश पढ़ेंगे। कविता काफ़ी लंबी है। ये उनके ग्राम्य काव्य संग्रह से ली गई है और इस कविता में संध्या के बाद के प्राकृतिक सौंदर्य का मतलब गंगा की लहरों का, सूर्यास्त का, पशु पक्षियों के घर लौटने का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। उन्होंने प्रकृति को बहुत ही निकटता से और बहुत ही करीब से देखा है, इसलिए उनकी भावाभिव्यक्ति बहुत ही सुंदर, सूक्ष्म, सजीव और चित्रात्मक है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ रहे हैं। मतलब प्राकृतिक सौंदर्य के बाद, प्राकृतिक चित्रण के बाद उन्होंने गांव के परिवेश का, गांव की परिस्थितियों का, गांव के लोगों का, किस तरह से उनकी जीवन की दिनचर्या है और कैसा उनका जीवन है, इसका भी बहुत ही मर्मस्पर्शी और सजीव चित्रण उन्होंने किया है। तब हम पढ़ते हैं आगे। धुआं अधिक देती है तिनकी ढबरी, कम करती उजियाला, मन से कढ़ अवसाद श्रांति, आँखों के आगे बुनती जाला, छोटी सी बस्ती के भीतर लेन देन के थोथे सपने, दीपक के मंडल में मिलकर मंडराते घिर सुख दुख अपने। धुआं अधिक देती है टिन की ढबरी। टिन की ढबरी मतलब टिन की बनी हुई होती है, चिमनी टाइप, ढिबरी टाइप, जिसमें नीचे बस वो केरोसिन भरने का जितना सा वो डिब्बा होता है और ऊपर बत्ती निकली हुई होती है। और कम करती उजाला, मन से कढ़ कढ़ मने निकलना, अवसाद मने दुख, उदासी, श्रांति मने थकान, आँखों के आगे बुनती जाला। आँखों के आगे जैसे जाला बुनती है, आँखों के आगे अंधेरा सा आ जाता है। छोटी सी बस्ती के भीतर लेन देन के थोथे सपने, लेन देन मतलब ग्राहकों से जो लेन देन करना, उसके सपने, थोथे मने खोखले, दीपक के मंडल में मिलकर, दीपक की रोशनी के चारों ओर बैठ करके, मंडल में मिलकर, मंडली की तरह बैठ करके, मंडराते घिर सुख दुख अपने, उनके सुख दुख, उनके घिर सुख दुख अपने, अपने सुख दुखों की वे बात करते हैं। तो धुआं अधिक देती है टिन की ढबरी, कम करती उजाला। जो व्यापारी है कस्बे के, इससे पहले हमने पढ़ा है कि कस्बे के व्यापारी जो दुकानों में बत्ती जला करके बैठे हैं, शाम के टाइम सब मजदूर और किसान घर लौटते हैं अपना काम करके, तो खाने पीने का सामान, जो भी ज़रूरत का सामान हो वो लेने के लिए आए, इसलिए व्यापारी बैठे रहते हैं उस समय तक दुकान में। और अंधेरा हो जाता है तो वो छोटी सी चिमनी उमनी जला करके बैठे रहते हैं। तो कवि महोदय कह रहे हैं कि वो जो चिमनियाँ जल रही होती है, टिन की ढिबरियाँ जल रही होती है, वो धुआं अधिक देती है, कम करती उजाला। उजाला कम और धुआं ज़्यादा देती है। उन ढिबरियों से धुआं अधिक निकल रहा होता है लेकिन उजाला बहुत ही कम होता है, बस इतना सा है कि भाई दिखाई दे रहा है। मन से कड़ अवसाद श्रांति, आँखों के आगे बुनती जाला। और जब जैसे ग्राहक वगैरह नहीं रहे होते हैं, संध्या के बाद का समय थोड़ा उदासी और अवसाद से पूर्ण हो जाता है, तो उन दुकानदारों के मन में भी, कस्बे के जो व्यापारी, उनके मन में भी उदासी फैल जाती है। एक तो ग्राहक आते जाते रहते हैं, बराबर लेन देन चलता रहता है, होता रहता है, बिक्री होती रहती है, तो वे भी बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन बहुत ही कम ग्राहक आते हैं लेने के लिए, तो इसलिए उनके मन में भी उदासी रहती है। ये जो धुआं अधिक देती है टिन की ढबरी, कम करती उजाला, ये उनके मन की मानसिक स्थिति की भी अभिव्यक्ति दे रही है, कि को भी अभिव्यक्त कर रही है कि उनके मन में भी दुख अधिक है और खुशी कम है। धुआं जो है उनके दुख का प्रतीक है और उजाला उनके मन की खुशी का प्रतीक है। मन से कढ़ अवसाद श्रांति, आँखों के आगे बुनती जला। और मन में जो उनके दुख, व्यथा या उदासी है वह जैसे, और जो थकान है वह उनके आँखों के आगे बुनती जाला। मन से वो किस रूप में निकलता है, थोड़ी सी आंखें उनकी भीग जाती है। दुखी होते रहते मन ही मन, तो मन आंखें भी भीग जाती है, तो वो आंखों के आगे जैसे अंधेरा सा छा जाता है, क्योंकि आंखों में पानी भर जाने से आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है। मन से कड़ अवसाद शांति, तो वो जो दुख, थकान और व्यथा जो होती है वह मन से आंसुओं के रूप में निकलती है और आंखों के आगे जैसे जाला बुन देती है, अंधेरा सा आ जाता है और उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। छोटी सी बस्ती के भीतर लेन देन के थोथे सपने, दुकानदार आखिर दुकान खोलकर बैठता है तो उसे उम्मीद होती है कि काफ़ी ग्राहकी होगी और मैं अच्छा पैसा कमाऊंगा, लेकिन ये बस्ती इतनी छोटी है कि वहाँ वो ये जो सपने देखता है वे सारे सपने खोखले साबित होते हैं। लेन देन के सपने खोखले साबित होते हैं, क्योंकि बस्ती में लोगों की संख्या भी कम है और उनकी भी इतनी आय नहीं होती या इतनी वे कमाई नहीं कर पाते हैं कि वे भी आराम से खा पी सकें या खरीदारी कर सकें। दीपक के मंडल में मिलकर मंडराते घिर सुख दुख अपने, तो फिर उस दीपक की रोशनी में जो आसपास के दुकानदार होते हैं वे मंडली बनाकर बैठते हैं और अपने सुख दुख बांटते हैं, क्योंकि ग्राहक तो आते नहीं है तो खाली बैठे रहते हैं, तो आपस में बैठ करके मंडली बना करके बैठते हैं और सबके अपने सुख दुख है जो वो आपस में बातचीत करके
बांटते हैं। तो इसमें दुकानदारों की जो स्थिति है, जो मानसिक अवस्था है, उसका बहुत ही मार्मिक चित्रण क्या है, गांव की गरीबी का, गांव की स्थिति का, है ना। और छोटी सी बस्ती के भीतर लेन देन के थूथे सपने, मनराते घिर सुख दुख अपने। अनुप्रास अलंकार है ही वर्णों की आवृत्ति से, ठीक है। और तत्सम शब्दों की प्रधानता है, भाषा परिष्कृत है, सरल भी है और लयात्मकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। कंप कंप उठते लौके संग, कातर उर क्रंदन मूक निराशा। क्षीण ज्योति ने चुपके जो, गोपन मन को दे दी हो भाषा। तो और दीपक की लो, कंप कंप, यहाँ जो कंप कंप शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कंप कंप किसी शब्द की पुनरावृत्ति होने से, वर्ण की पुनरावृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार होता है, और शब्द की पुनरावृत्ति होने से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो दुकानदार दीपक की रोशनी में घेरा बनाकर बैठते हैं, अपने सुख दुख बांटते हैं। कंप कंप उठते लौके संग, कातर उर क्रंदन मूक निराशा। तो दीपक की लो, उस ढिबरी की जो लो है कांप उठती है, उसके साथ साथ उनके हृदय भी कांपते रहते हैं। कातर, कातर मने बड़ी दीनता से दुखी होते हैं, व्यथित होते हैं। उर मने हृदय, क्रंदन मने रोना, मूक मने चुपचाप, खामोश, निराशा मने वही निराशा और उदासी। क्षीण ज्योति ने, क्षीण ज्योति मतलब दीपक की ज्योति जो प्रकाश वह भी क्षीण होता जा रहा है। ने चुपके जो, चुपके मने चुपचाप से, जैसे गोपन मन को दे दी हो भाषा। गोपन मने गुप्त या गोपनीय जो बातें हैं मन में, उनको दे दी हो भाषा। तो दीपक की लो, उस ढिबरी की लो जो रह रह के कांप उठती है, उसके साथ साथ उन लोगों के हृदय भी दीनहीन होते हैं और कांपते रहते हैं। उनके हृदय भी कांप उठते हैं, कातर उर, दीन होकर के उनके हृदय भी कांप उठते हैं। क्रंदन, अंदर ही अंदर रोते हैं। मूक, निराशा और निराश भी होते हैं, लेकिन वह सब निराशा, रोना, सारा जो दुख है वो चुपचाप खामोशी से वे सहते रहते हैं। ढिबरी की लो के कांपने के साथ साथ उनका हृदय भी अपने दुख से कांपता रहता है, और निराशा और रोना चुपचाप उनका अंदर ही अंदर चलता रहता है। दुखी होकर अपनी बातें एक दूसरे को बांटते हैं, बताते हैं, और भीतर ही भीतर उनका मन रोता है। क्षीण ज्योति ने चुपके जो, गोपन मन को दे दी हो भाषा। और उस ढिबरी की जो लो, उसका जो प्रकाश है वह क्षीण होता जा रहा है, मंद होता जा रहा है। तो जैसे उस मंद ज्योति ने, क्षीण होती ज्योति ने चुपचाप से, खामोशी से उनके मन के दुख को भाषा दे दी है। मतलब उन्होंने अपने मन में जो दुख और व्यथा छिपा रखी है, वे उस क्षीण प्रकाश के माध्यम से जैसे अभिव्यक्त हो रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कंप कंप में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। क्षीण ज्योति ने चुपके जो, गोपन मन को दे दी हो भाषा, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। माना है कवि ने कि जैसे क्षीण ज्योति में उनके मन का जो दुख है, जो छुपा हुआ दुख है, वह क्षीण ज्योति के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे चलें। लीन हो गई क्षण में बस्ती, मिट्टी खपरे के घर आंगन। भूल गए लाला अपनी सुधी, भूल गया सब ब्याज मूल धन। तो व्यापारियों की जो दशा है वे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। बहुत ही मार्मिक चित्रण हुआ उनका, क्योंकि बड़ी ही आशा से वे दुकान खोल के बैठे रहते हैं अंधेरे में भी कि ग्राहक आएंगे, लेकिन कोई नहीं आता। तो लेन देन के जो सारे सपने वे थोथे हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं, और उनके मन में दुख और निराशा भर जाती है। लीन हो गई क्षण में बस्ती, मिट्टी खपरे के घर आंगन। और अंधेरा बढ़ता जा रहा है, संध्या के बाद जो है अंधकार बढ़ता जा रहा है, और बस्ती क्षण भर में ही लीन हो गई, मतलब उस अंधेरे में छुप गई, अंधेरे में विलीन हो गई। अंधेरा छा गया है और बस्ती में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मिट्टी खपरे के घर आंगन, मिट्टी और खपरे से जो आंगन बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, मिट्टी के और खपरेल के जो घर बने हुए हैं, वे सब उस अंधेरे में छुप गए हैं, अंधेरे में विलीन हो गए हैं। भूल गए लाला अपनी सुधी। और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन ग्राहकों की संख्या नहीं बढ़ रही है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं कोई भी, तो वे लाला जो है वो अपना होश ही खो बैठा, अपनी सुधी, अपने आप को भूल गया है। दुख इतना बढ़ गया है कि वह अपने आप को भूल गया है कि वह दुकान पर बैठा है। भूल गया सब ब्याज मूलधन। और किसी को अगर मूलधन उसने उधार भी दिया है तो उसके ब्याज की आशा को भी वह भूल गया है। मतलब वह भूल गया कि जब इनके पास पैसा नहीं है तो कौन ब्याज चुकाएगा, और उसका मूलधन भी उसके पास आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। तो इससे से अपनी सुध बुध खो बैठा है और मूलधन और ब्याज भी भूल गया है। सकुची सी परचून किराने की ढेरी, लग रही तुच्छतर, इस नीरव प्रदोष में आकुल उमड़ रहा अंतर जग बाहर। कवि महोदय आगे कह रहे हैं, सकुची सी परचून किराने की ढेरी। उनकी जो परचून की दुकान है, किराने की दुकान है। परचून या किराने की दुकान किसे कहते हैं? जहाँ रोज़मर्रा की खाने पीने की चीज़ें
मिलती है, आटा, दाल, मिर्च, मसाले, घी, तेल वगैरह। तो सकुची सी, यहाँ सकुची सी शब्द में भी मानविकरण अलंकार है। जैसे हम मनुष्य सकुचाते हैं या महिलाएं सकुचाती है, लेकिन वहाँ दुकान के लिए कहा है कि उसकी जो किराने की दुकान है, परचून की दुकान, वो भी सकुची सी, मतलब बहुत छोटी सी दुकान है, और वहाँ परचून और किराने के ढेर लगी हुई है, छोटी छोटी ढेरियाँ लगी हुई है, लग रही तुच्छतर, उसे वे बहुत ही छोटी लग रही है। तुच्छतर माने छोटी, बहुत ही कमतर, बहुत ही कमतर लग रही है। अपनी दुकान इतनी छोटी सी, दुकान में छोटे छोटे किराने के ढेर पड़े हुए हैं, जैसे आटे के, दाल के, चीनी के, या सबके जो ढेर पड़े हुए हैं वे उसे बहुत ही छोटी अपनी दुकान भी छोटी लग रही है, और वो जो ढेरियाँ वो भी बहुत ही तुच्छ प्रतीत हो रही है। इस नीरव प्रदोष में आकुल उमड़ रहा अंतर जग बाहर। इस नीरव मतलब इस नीरव मन एकदम शांत खामोश, प्रदोष मन वही संध्या काल, उसमें उसका हृदय आकुल हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, बेचैन हो रहा है, और उमड़ रहा अंतर जग बाहर, और उसके अंतर का जो दुख है वह बाहर उमड़ रहा है आंसुओं के रूप में, या उसके चेहरे पर जो पीड़ा छा रही है, पीड़ा दिखाई दे रही है, उस रूप में उसके अंतर मन हृदय की व्याकुलता, हृदय की बेचैनी और जो दुख है वह उमड़ करके बाहर दिखाई दे रहा है। कितना मार्मिक चित्रण उन्होंने किया है, कितनी मार्मिक अभिव्यक्ति है व्यापारियों के दुख की। कवि महोदय ने बहुत ही निकटता से सब कुछ देखा है, गाँव को, गाँव की स्थिति को, उनकी गरीबी को, किसानों को, पशु पक्षियों को, प्रकृति को, सभी को उन्होंने बहुत ही निकटता से देखा है। उनकी निरीक्षण क्षमता बहुत ही सूक्ष्म है, और अभिव्यक्ति क्षमता बहुत ही, मतलब अभिव्यक्त करने में भी बड़े ही कुशल और सिद्धहस्त हैं। ठीक है, तो उमड़ रहा अंतर जग बाहर, अनुभव करता लाला का मन, छोटी हस्ती का सस्तापन, जाग उठा उसमें मानव, औ असफल जीवन का उत्पीड़न। तो उसके हृदय का जो दुख है वह उमड़ रहा है, आंखों के जरिए, उसके चेहरे पर जो भाव आ रहे हैं उनके जरिए अनुभव करता लाला का मन। और लाला का मन क्या अनुभव करता है? छोटी हस्ती का सस्तापन। अपनी हस्ती मने हैसियत, सस्तापन मने हल्कापन। उसे लगता है कि मेरी हैसियत क्या है, अपनी छोटी हस्ती, मेरा वजूद क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। भले ही मैं दुकानदार कहलाता हूँ या व्यापारी कहलाता हूँ, लेकिन मेरी हस्ती इस गाँव में, इस छोटी सी बस्ती में क्या है? कुछ भी मेरी हस्ती, कुछ भी मेरी हैसियत नहीं है। तो उसे अपनी हस्ती बहुत ही हल्की लगती है। जाग उठा उसमें मानव और असफल जीवन का उत्पीड़न। उसके अंदर का जो भीतर का मानव है, जो मनुष्य है, वह जाग उठा है और अपने असफल जीवन की पीड़ा उसमें मुखर हो रही है। उसके मतलब उसका जीवन असफल है। उसे लगता है कि मेरा जीवन असफल है, मैं जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, और यह पीड़ा उसके हृदय को व्याकुल कर रही है। दैन्य दुख अपमान ग्लानि, चिर क्षुधित पिपासा, मृत अभिलाषा, बिना आय की क्लांति बन रही उसके जीवन की परिभाषा। दैन्य मने दीनता, दीनहीन स्थिति, दुख, अपमान, ग्लानि, ग्लानि मने अपने आप पर शर्मिंदगी, अपने आप से शर्म आना। चिर क्षुधित पिपासा, क्षुधित मने भूखा, भूख, और पिपासा मने प्यास, हमेशा से सदैव से उनकी भूख और प्यास बनी रही है। मृत अभिलाषा, अभिलाषा मने इच्छाएं, मृत मने मर गई, बिना आय की क्लांति बन रही, क्लांति मने थकान बन रही उसके जीवन की परिभाषा। तो उसकी जो दीनहीन अवस्था है उसका बहुत ही मार्मिक चित्रण हुआ है। कवि महोदय कह रहे हैं कि असफल जीवन की जो पीड़ा है वह भी उसकी आंखों के जरिए और चेहरे के जरिए दिखाई दे रही है। दैन्य दुख अपमान ग्लानि, चिर क्षुधित पिपासा, मृत अभिलाषा। उसकी दीनता, उसका दुख और अपमान भरा जीवन और ग्लानि जो उसे महसूस हो रही है अपने जीवन की इन अवस्थाओं से, दीनता से, दुख से और अपमान भरे जीवन से उसे बड़ी ही ग्लानि महसूस हो रही है। अपने आप से उसे शर्मिंदगी हो रही है, अपने आप से घृणा हो रही है। चिर क्षुधित पिपासा, भूख प्यास हमेशा बनी रहती है, कभी वो पेट भर के खा नहीं पाता है और न कोई अपनी इच्छा पूरी कर पाता है। इसलिए मृत अभिलाषा, उसकी सारी इच्छाएं, सारी आकांक्षाएं मर गए हैं। अब उसके अंदर कोई इच्छा ही पैदा नहीं होती, क्योंकि एक सामान्य इच्छाएं जो होती है व्यक्ति की, अपना घर, अपनी भूख प्यास मिटाना, वह इच्छाएं भी उसकी पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि कमाई कुछ हो ही नहीं रही है उसकी दुकान से। बिना आय की क्लांति बन रही उसके जीवन की परिभाषा, उसका जीवन केवल थकान बन करके रह गया। बिना आय के कोई आमदनी तो हो नहीं रही है, लेकिन वह काम तो करता है, दुकान पर तो बैठता है, इसलिए उसका जीवन बस थकान का पर्याय बन गया है, थकान की परिभाषा बन गई है उसकी ज़िंदगी। क्योंकि कोई काम धाम उसका चल नहीं रहा है, दुकान उसकी चल नहीं रही है, ग्राहक उसके आ नहीं रहे हैं, है ना। तो शब्दावली तत्सम प्रधान है, भावों के अनुरूप भाषा का प्रयोग है। बहुत ही कोमलता से उन्होंने भावनाओं की अभिव्यक्ति की है। और संध्या काल का जो वातावरण है उसका बहुत ही सजीव चित्रण है। व्यापारी लोग जो धुंधले प्रकाश में बैठे हैं, ये धुंधला प्रकाश और डिबरी की लो जो क्षीण होती हुई है, उससे उनके दुख की अभिव्यक्ति बहुत ही सटीक से हो रही है। ठीक है, आगे चलें। समझ में आ रहा है आपको?
जड़ अनाज के ढेर सदृश ही वह दिन भर बैठा गद्दी पर, बात बात पर झूठ बोलता कौड़ी की स्पर्धा में मर मर। जैसे जड़ अनाज के ढेर जो उसकी दुकान में पड़े रहते हैं, जड़ है वे, अनाज के ढेर जड़ है, क्योंकि वह हिलते डुलते नहीं, कुछ भी नहीं है, तो वो जड़ है, निर्जीव है। तो उनके समान ही वह भी जैसे जड़ अनाज के समान जड़ होकर के ही सदृश ही मने समान ही वह दिन भर बैठा गद्दी पर। दिन भर वह गद्दी पर कैसे बैठा रहता है? उदास और दुखी, क्योंकि ग्राहक आ ही नहीं रहे हैं, तो वह उदास और दुखी होकर के, जैसे अनाज के ढेर उसके सामने जड़ पड़े रहते हैं, वैसे ही वह भी जड़ होकर के गद्दी पर बैठा है। बात बात पर झूठ बोलता कौड़ी की स्पर्धा में मर मर। और कौड़ी की स्पर्धा, पैसे कमाने की होड़ में मरता हुआ बात बात पर वह झूठ बोलता है। जैसे ग्राहक आते होंगे थोड़े बहुत भी, तो उनसे भी वह झूठ बोलता है, किसी भी तरह की बात से, मतलब कोई भी बात बोलता है तो वह बात बात पर झूठ बोलता है, क्योंकि पैसे कमाने की होड़ में मरता रहता है। मर मर, यहाँ भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, बात बात पर मर मर। अनुप्रास अलंकार की भी सुंदरता आपको दृष्टिगोचर हो रही होगी पूरी कविता में। मानविकरण अलंकार तो पूरी कविता में है, उपमा अलंकार भी जगह जगह बहुत ही सुंदरता से प्रयुक्त हुआ है। रहते स्वच्छ सुघर सब पर, हाँ फिर भी क्या कुटुंब पलता है, कि बात बात पर झूठ बोलता कौड़ी की स्पर्धा में मर मर। फिर भी क्या कुटुंब पलता है, रहते स्वच्छ सुघर सब परिजन, बना पा रहा वह पक्का घर, मन में सुख है जुटता है धन। कवि महोदय कह रहे हैं कि वह दिन भर गद्दी पर बैठा बात बात पर झूठ बोलता है पैसा कमाने की होड़ में, लेकिन फिर भी क्या उसका कुटुंब पलता है? भले ही वह झूठ बोलता है, लेकिन क्या उसकी इतनी कमाई होती है कि जिससे उसका परिवार पल सके? कुटुंब मने परिवार, मतलब उसको जो भी आमदनी होती है थोड़ी बहुत, उससे उसका परिवार नहीं पल सकता। मतलब जो भी वो झूठ बोलता है, इतना मरता है, होड़ करता है, क्या फिर भी वह अपने कुटुंब का पालन कर पाता है? नहीं। रहते स्वच्छ सुघर सब परिजन, क्या उसके परिजन, उसके घर के सदस्य स्वच्छता से, सुघड़ता से स्वस्थ रह पाते हैं? नहीं, क्योंकि उसकी इतनी आमदनी ही नहीं कि वह सुंदर साफ सुथरा अपना घर बना सके, उनको पौष्टिक खाना खिला सके, ताकि वे स्वस्थ रहें और स्वच्छता से अपना जीवन बिताएं। बना पा रहा वह पक्का घर, क्या वह पक्का घर भी बना पा रहा है? नहीं। यह प्रश्न शैली में वह कवि महोदय अपनी बात कहते जा रहे हैं कि उसकी कमाई कितनी कम है कि न तो उसका कुटुंब पल पाता है, न वह अपने घर वालों को कोई खाना खिला पाता है ढंग का, न वह पक्का घर बना पाता है। मन में सुख है, जुटता है धन, क्या उसके मन में कोई सुख है, कोई खुशी है? वह धन भी जुटा पाता है क्या? नहीं। हर बात का जवाब नहीं में है कि उसकी कमाई भी न के बराबर है। जैसे मजदूरों और किसानों की स्थिति है, वैसी ही स्थिति उस व्यापारी की है। वह नाम का व्यापारी है, लेकिन न तो उसके मन में कोई सुख है, न वह धन कमा पाता है, न घर वालों को खिला पाता है, और बात बात पर फिर भी वह झूठ बोलता रहता है। खिसक गई कंधों से कथड़ी, ठिठुर रहा अब सर्दी से तन। और उसके कंधों पर, वह इतना गरीब है व्यापारी होकर के भी, कि कथड़ी मने फटे पुराने कपड़ों से जो गुदड़ी बनाई जाती है वह ओढ़ता है। सर्दी की ऋतु है, तो खिसक गई कंधों से कथड़ी, जो उसने कथड़ी ओढ़ रखी है, अपने कंधों पर डाल रखी है, वह चिंतातुर बैठा हुआ सोच रहा है, तो वह कंधों से खिसक गई है। और ठिठुर रहा अब सर्दी से तन, और ठंड से उसका तन भी ठिठुरने लगा, कांपने लगा। सोच रहा बस्ती का बनिया घोर विवशता का निज कारण, और उस बस्ती का वह बनिया, वह व्यापारी अपनी घोर विवशता, अपनी इस दीनहीन हालत और अपनी विवशता का, अपनी मजबूरी का कारण ढूंढ रहा है कि मैं इतना विवश क्यों हूँ, मैं इतना मजबूर क्यों हूँ, मैं इतना दीनहीन क्यों हूँ, मैं कमाई क्यों नहीं कर पाता हूँ, मैं अपने घर को सुख क्यों नहीं दे पाता हूँ। इतनी विवशताओं का वो कारण ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि उसके स्वयं में क्या कारण है, क्या कारण है कि जिससे वह इतना विवश है, दुखी है और दीनहीन है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आज इतना ही पढ़ेंगे और शेष अंश हम अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और कविता भी समाप्त हो जाएगी। कविता काफ़ी लंबी है, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा अध्ययन करके इसे हृदयंगम करने का प्रयास करें। तो कविता में कवि महोदय ने ग्रामीणों की, गरीबों की, दुकानदार की, किसानों की, मजदूरों की और वहाँ के परिवेश की संध्या के बाद की स्थिति का बहुत ही मार्मिक और सुंदर चित्रण किया है। तत्सम शब्द और परिष्कृत भाषा शैली है, भावों के अनुकूल उन्होंने भाषा और शब्दों का इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है। मानविकरण अलंकार है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और अनुप्रास अलंकार का भी बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।